Assalamualaikum students, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि हम इस क्लास में मैथमेटिक्स पार्ट 1 के सेकंड चैप्टर की 4th एक्सरसाइज से रेलिवेंट टॉपिक्स स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम इंडक्शन, डिडक्शन, निगेशन, प्रोपोजिशन, अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स एंड कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन पे बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल और उनसे रेलिवेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इम्प्लीकेशन? तो इम्प्लीकेशन के साइन को हम स्टडी भी कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में सिंबॉलिक लॉजिक में इसके सिंबल को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसकी डेफिनेशन और रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीकेशन की तरफ। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P then Q। एक कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि इफ P then Q की फॉर्म में होगी, उसे हम लिख सकते हैं आल्सो रिटन एज P implies Q। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इज कॉल्ड कंडीशनल। इसे क्या बोलते हैं? कंडीशनल आर इम्प्लीकेशन या फिर इम्प्लीकेशन। यहां पे P से क्या मुराद है? एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, एंड Q इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। तो अगर दो बातों को, दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया जाए, बनाई जाए एक कंपाउंड स्टेटमेंट, और उनके दरमियान P और Q के दरमियान देन लगा दिया जाए, तो स्टेटमेंट बन जाएगी इफ P then Q। इसे हम P implies Q से भी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी ली जा सकती हैं। यहाँ पे हम मजीद एग्जांपल्स लेके भी स्टडी करते हैं, लेकिन डेली लाइफ में ये ऐसे ही है जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ ऑर्डर करें और आपसे रिक्वायर्ड रखें, आपसे उम्मीद रखें कुछ चीज़ों की, तो वो इफ P then Q वाली कंडीशन बन जाएगी। जैसे आपके पेरेंट्स आपसे जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो अफोर्ड करेंगे और आपसे उम्मीद रख रहे हों कि आप उनको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे और अपना फ्यूचर जो है उसे सिक्योर करेंगे, तो ये इफ P then Q वाली कंडीशन बन गई ना। तो यही है हमारे पास इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल, जिसमें कंडीशन रख दी जाए इफ की। यहाँ पे इफ जो है वो कंडीशन है, ठीक है, ये हाइपोथेसिस है या एंटीसीडेंट है, एंड देन जो है वो, उसका मतलब क्या है? देन से आगे वाली जो स्टेटमेंट है वो कॉन्सिक्वेंट है या कंक्लूजन है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो आइए इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी मजीद एग्जांपल्स करने से पहले हम इम्प्लीकेशन या कंडीशनल के बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं और फिर नोट से आगे अपनी बात को मजीद बढ़ाते हैं। नोट क्या है? एन इम्प्लीकेशन इज रिगार्डेड एज फॉल्स। एक इम्प्लीकेशन जो है सिर्फ उसी सूरत में फॉल्स होगी, ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू। जब एंटीसीडेंट जो है वो ट्रू होगा एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा। मतलब उसी सूरत में ये ट्रू होगी कि अगर हमें गिवन जो एंटीसीडेंट है वो ट्रू मिलेगा, लेकिन हम उससे इंप्लाइज करते हुए जो कॉन्सिक्वेंट है उसका रिजल्ट फॉल्स में निकल आए, देन वो जो इम्प्लीकेशन है वो फॉल्स होगी। अदरवाइज तमाम केसेस में ट्रू होगी। इन ऑल अदर केसेस इट कंसिडर्ड टू बी ट्रू। इट्स ट्रूथ टेबल इज देयरफॉर ऑफ द एडजॉइनिंग फॉर्म। तो ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल है। क्योंकि हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड Q के दरमियान, इम्प्लीकेशन का सिंबल ये हमने लिखा हुआ P implies Q का।
तो P इंप्लाइज Q, या इसे कंडीशनल भी पढ़ते हैं बिटवीन P एंड Q। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? हम जानते हैं वो दोनों ट्रू हो या फॉल्स हो, देन उस सूरत में दो स्टेटमेंट्स के दरमियान 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, 2 दफ़ा ट्रू एंड 2 दफ़ा फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस पे हम डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं कि ये क्यों इस तरह से इस तरतीब में लिखी जाती है। दोबारा सुन लें, जब हम इसको 2 दफ़ा ट्रू और 2 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं और इसको ट्रू फॉल्स लिखते हैं, तो ये हमारी अरेंजमेंट इस तरह से कंप्लीट हो जाती है कि 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, 1 टाइम्स ये ट्रू 1 टाइम्स ये ट्रू, देन ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी ये फॉल्स होगी। तो इस तरह से तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ये पोजेस करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स। अब देखें, हम साथ में एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ साथ इस ट्रूथ टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर, एक शख्स लाहौर में रहता है, देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे इफ एंड देन को अगर आप नोट कर लें तो इनके दरमियान दो पार्ट्स हैं, जैसे P देन Q के दरमियान है। अब देखें, अगर तो ये पहली बात ट्रू है, इफ अ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर, और दूसरी भी बात ट्रू है, देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, क्योंकि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का सिटी है और वो लाहौर में रह रहा है, लिहाजा लाहौर पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये बात ट्रू होगी। अगर हम इन दोनों बातों को ट्रू मान लें तो हमारे पास इम्प्लीकेशन जो है P इंप्लाइज Q, इफ P देन Q जो है वो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, पहली बात ट्रू है, अ पर्सन लिव्स इन लाहौर, ये बात ट्रू हो गई कि पर्सन जो है वो लिव इन लाहौर, लाहौर में रहता है, क्लियर हो गया। देन ही डज नॉट लिव्स इन पाकिस्तान, फिर वो पाकिस्तान में नहीं रहता, तो ये बात तो गलत है क्योंकि लाहौर तो पाकिस्तान का सिटी है, तो पाकिस्तान में उसे रहना चाहिए, लिहाजा ये बात गलत है। ये वही बात है जो हमने यहाँ पे लिखी है, एन इम्प्लीकेशन इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू, एंटीसीडेंट P ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट F फॉल्स है, ये बात यहाँ पे हमने लिखी हुई है। दैट्स वाई P इंप्लाइज Q जो है वो फॉल्स है। अदरवाइज दोनों स्टेटमेंट्स में, जो नेक्स्ट दोनों स्टेटमेंट्स हैं उन दोनों में भी ये ट्रू होगा। चेक कर लेते हैं। इफ अ पर्सन लिव्स इन लाहौर, अगर ये बात गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन डिडंट लिव्स इन लाहौर, एक पर्सन जो है वो लाहौर में नहीं रहता। देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, फिर वो पाकिस्तान में रहता है, ये बात ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। वो अगर लाहौर में नहीं रहता तो वो शकरगढ़ में हो सकता है, वो नारवाल में हो सकता है, वो कराची में हो सकता है, वो पेशावर में हो सकता है, वो किसी दूसरे सिटी में रह के भी पाकिस्तानी हो सकता है, लिहाजा ये बात भी ट्रू है। क्लियर। नेक्स्ट, दोनों ही बातें अगर गलत हैं, दोनों ही बातें अगर फॉल्स हैं, अ पर्सन डिड नॉट लिव्स इन लाहौर देन ही डज नॉट लिव्स इन पाकिस्तान, तो ये बात भी ट्रू है। ठीक है, इसको भी हम ट्रू कह सकते हैं क्योंकि वो ना तो लाहौर में है और ना ही पाकिस्तान में है। ये दोनों बातें हो सकती हैं कि अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहता तो और लाहौर में भी नहीं रहता, देन ये बात भी ट्रू है। तो ये जो इम्प्लीकेशन है ये सिर्फ उस सूरत में फॉल्स हो सकती है जब एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, अदरवाइज आपने देखा इन तमाम केसेस में ये ट्रू है। तो ये था ट्रूथ टेबल ऑफ द इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं और इससे इस बात को कंप्लीट करते हैं। अ प्लेयर जी क्लेम्ड दैट, एक प्लेयर है जिसका नाम जी है, दावा करता है दैट इफ ही अपॉइंटेड द कैप्टन, अगर वो कप्तान बनाया गया, देन द टीम विल विन द टूर्नामेंट, तब जाके टीम जरूर टूर्नामेंट जीत जाएगी। तो आइए हम यहां पे P कह लेते हैं,
Z अपॉइंटेड एज कैप्टन। P हमारे पास है Z अपॉइंटेड एज कैप्टन, और Q को कह लेते हैं द टीम विल विन द टूर्नामेंट। अब इस ट्रुथ टेबल पे आपने करना है गौर। देखें, दोनों बातें अगर ट्रू हैं, P भी और Q भी अगर ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ? Z एज कैप्टन टीम में खेल रहा है, और Q जो है ये बात है कि टीम टूर्नामेंट भी जीत गई है। तो देखिए ये बात ट्रू है। उसने जो दावा किया था, क्लेम किया था, वो बात उसने पूरी कर दिखाई है जब उसे कैप्टन बनाया गया। देन अब देखें, सेकंड बात ये है कि उसे कैप्टन बना दिया गया। P इज ट्रू, मतलब उसे कैप्टन बना दिया गया, एंड Q इज फॉल्स, मतलब टूर्नामेंट उसकी टीम नहीं जीत सकी। तो ये बात तो गलत हो गई, उसका दावा जो था अब वो गलत हो गया। ये हो गया हमारे पास फॉल्स। क्लियर है? अब देखें, अगर पहली बात फॉल्स हो गई, Z डिड नॉट अपॉइंटेड एज कैप्टन, Z को कप्तान ही नहीं बनाया गया, और Q उसकी टीम जीत गई। कप्तान नहीं बनाया गया तो उसकी टीम जीत गई, तो कोई मसला नहीं है। उसने दावा किया था लेकिन फिर भी उसे कप्तान नहीं बनाया गया, लेकिन टीम जीत गई है। लेकिन ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, उसका दावा गलत तो नहीं हुआ। उसने ये तो नहीं कहा था कि अगर मुझे कप्तान नहीं बनाया गया तो टीम नहीं जीतेगी, बल्कि उसने कहा था अगर मुझे कप्तान बनाया गया तो टीम जीत जाएगी। उसे कप्तान नहीं बनाया गया लेकिन फिर भी टीम जीत गई, उसका दावा अभी भी ट्रू है। नेक्स्ट बात लास्ट है, अगर दोनों बातें फॉल्स हो जाती है कि Z को कप्तान भी नहीं बनाया गया और टीम टूर्नामेंट भी नहीं जीती। आप देखें, अभी भी उसका दावा ट्रू है, अभी भी उसका दावा ट्रू है, उसका दावा फॉल्स नहीं है। उसने तो दावा किया था कि अगर मुझे कप्तान बनाया गया तो टीम टूर्नामेंट जीत सकती है। लिहाजा यहाँ पे ये दावा इस वक्त भी ट्रू है। तो ये दावा, ये स्टेटमेंट, इफ ही अपॉइंटेड द कैप्टन देन द टीम विल विन द टूर्नामेंट, अगर उसे कप्तान बनाया गया तो उसकी टीम टूर्नामेंट जीत जाएगी, वो सिर्फ इस सूरत में फॉल्स हो सकता है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल क्या है? डेफिनेशन ये है, द प्रोपोजिशन P implies Q and Q implies P implies implication जो हम अभी स्टडी कर चुके हैं, is shortly written as, इसको हम इस तरह से लिखें। देखें, ये अगर दो स्टेटमेंट्स के दरमियान एंड आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। तो ये P implies Q and Q implies P का कंजंक्शन है। इस स्टेटमेंट को हम शॉर्टली लिखते हैं इस स्टेटमेंट की फॉर्म में, एंड इज कॉल्ड, और इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल, आर इक्वलेंस या फिर इक्वलेंस भी बोला जाता है। एंड इसको इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह लिखने को हम पढ़ते हैं रीड एज PIFF एंड IFF स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो बच्चों फिर यहां तक ये बात आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो बात P implies Q है और Q implies P है, उन दोनों का कंजंक्शन जो है वो असल में क्या कहलाता है? बाय कंडीशनल। आइए इस स्टेटमेंट जो है, ये जो प्रोपोजिशन है हमारे पास, इसका ट्रुथ टेबल बना के इस बात को मजीद क्लियर करते हैं जी। तो ट्रुथ टेबल हमारे पास है ये वाला, इसमें मैंने P और Q की वैल्यूज पुट कर दी हैं। आप देखिए, अब हमने इस वक्त वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है? P implies Q की, देन हम Q implies P फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके दरमियान कंजंक्शन या एंड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले P implies Q,
अब ये 3 टाइम्स ट्रू है, सिर्फ एक सूरत में फॉल्स होता है, जब एंटीसीडेंट फर्स्ट जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकंड वाली फॉल्स हो, उस वक्त ये क्या होता है, फॉल्स। अभी हम इंप्लीकेशन के टेबल में ये बना के आपको दिखा चुके हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे Q इंप्लाइज P। तो Q इंप्लाइज P कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें अब Q पहले होगा और P बाद में आएगा। तो देखें T इंप्लाइज T, T ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, देखें ये था फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू आया, तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू आएगा। अब देखें ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स में ये हमारे पास फॉल्स आता है। ये 2 वैल्यूज आपने देख लेनी है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी ट्रू होगा। तो ये हमने P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये चेक करें। अब हमने फाइंड आउट करना है P बाय कंडीशनल Q, P इफ एंड ओनली इफ Q। तो P इफ एंड ओनली इफ Q में इसका मतलब क्या है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, इन दोनों के दरमियान एंड फाइंड आउट करना है, कंजंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के दरमियान जो कंजंक्शन है वो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखें कंजंक्शन क्या कहता है, जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो देन हमारा आंसर ट्रू होता है। देखें दोनों ट्रू, ट्रू, एक फॉल्स तो आंसर फॉल्स, एक फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू तो आंसर भी ट्रू। तो ये था इसका ट्रुथ टेबल किसका, बाय कंडीशनल का। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। हम बेसिक चीज इसमें समझने की है P इंप्लाइज Q। तो P इंप्लाइज Q इंप्लीकेशन पे आपने फोकस करना है, देन इस फार्मूले को याद रखना है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने P इफ एंड ओनली इफ Q की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली जी। तो हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इन दोनों डेफिनेशंस के कॉरेस्पॉन्डेंस जो क्वेश्चंस हैं हम वो यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, आपने ज़रा गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ये पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी है और इसका यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखें स्टेटमेंट क्या है, P इंप्लाइज निगेशन P, P इंप्लाइज निगेशन P, और P इंप्लाइज Q के दरमियान हमने फाइंड करना है और या इसे बोलते हैं डिसजंक्शन। क्लियर। तो P इंप्लाइज निगेशन P पहले फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने P और Q की वैल्यूज यहां पे लिख दी हैं। अब मैं लिखता हूं निगेशन P। तो निगेशन P क्या है, P की जो वैल्यूज हैं उनको निगेट कर देना है। ट्रू है तो यहां पे लिख देंगे फॉल्स, ट्रू है तो लिख देंगे फॉल्स, फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू हो जाएगा। तो ये हमने निगेशन P लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या लिखना है, P इंप्लाइज निगेशन P, P इंप्लाइज निगेशन P। तो इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इंप्लीकेशन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ट्रू फॉल्स, क्या आएगा आंसर, फॉल्स। देखें पहली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, देन इंप्लीकेशन में हमेशा वो फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखें P इंप्लाइज Q, P और Q के दरमियान अब हमने इंप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है। P इंप्लाइज Q, तो इसको देखें जरा, दोनों ट्रू हैं आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स हैं आंसर ट्रू, पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है आंसर फॉल्स, पहली स्टेटमेंट फॉल्स दूसरी ट्रू आंसर ट्रू। तो ये हमने P इंप्लाइज Q के दरमियान इंप्लीकेशन फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों के दरमियान और मतलब डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। P इंप्लाइज निगेशन P और P इंप्लाइज Q। अब डिसजंक्शन का मतलब क्या है,
डिसजंक्शन का मतलब है कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। देखें, दोनों में से एक वैल्यू ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू तो पी आंसर ट्रू। एक ही सूरत में फॉल्स हो सकता है या दोनों ही आंसर्स फॉल्स आए तो ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अच्छे तरीके से इसको समझ लें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास नेक्स्ट, कहता है P एंड निगेशन P फाइंड आउट करो, फिर उसकी इंप्लीकेशन फाइंड आउट करो Q के साथ। तो पहले हम P एंड निगेशन P फाइंड आउट करते हैं। निगेशन P क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब P और निगेशन P के दरमियान एंड फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। तो ये दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है। तो ये P एंड निगेशन P हमारे पास फॉल्स आ गया। नेक्स्ट, अब इसकी इंप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है इसके साथ। ठीक है, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, फॉल्स ट्रू ट्रू, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स सेकंड ट्रू आंसर ट्रू, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स सेकंड भी फॉल्स फिर भी आंसर ट्रू। इंप्लीकेशन देख रहे हैं, इंप्लीकेशन या कंडीशनल, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये हमारा आ गया आंसर P एंड निगेशन P इंप्लाइज Q। तो इसको आप देख लें, इसमें कंफ्यूजन अगर है तो वो आप पूछ सकते हैं। देखें, मैंने इस तरह से इसका जो है ना वो आंसर लेके आया हूं, फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स। अगर हम ट्रू से फॉल्स की तरफ जाएं तो सिर्फ उस सूरत में आंसर फॉल्स आता है। किसका? इंप्लीकेशन का।